तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संविधान एवं संविधानवाद को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से किसी भी देश का एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पर अगर संघीय शासन है तो वहाँ पर केंद्र की शक्तियाँ और राज्य की शक्तियाँ और जो लोगों के राइट्स हैं वगैरह, उसमें सब में डॉक्यूमेंटेड होता है, कोडिफिकेशन उसका होता है। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद बेसिकली क्या है? संविधानवाद का जो लिटरल मीनिंग होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। तो हमने जब लॉ को पढ़ा था तो हमने लिबरलिज्म को पढ़ा था, और लिबरलिज्म का मतलब भी होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि सरकार एक प्रकार से लिमिटेड रहेगी, निरंकुश सरकार नहीं रहेगी। संविधानवाद का मतलब क्या? मतलब निरंकुश सरकार नहीं रहेगी, जो सरकार रहेगी वो रूल ऑफ लॉ से गाइडेड होगी, और सरकार एक प्रकार से जनता के सहमति से चलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार निरंकुश होगी, अपने हिसाब से कोई काम करेगी। यही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक मीनिंग। अब बाकी आगे पढ़ते रहेंगे अपन, तो वो अलग बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक राज्य का अभ्युदय एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति रही है। C.F. स्ट्रॉन्ग मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी पुस्तक है, ने कहा है कि संविधान का अस्तित्व वहाँ है जहाँ शासन की शक्तियों, शासकों के अधिकारों और इन दोनों के बीच संबंधों का समायोजन होता है। संविधान का अस्तित्व वहाँ है जहाँ शासन की शक्तियों, शासकों के अधिकारों और इन दोनों के बीच संबंधों का समायोजन होता है। अतः संवैधानिक राज्य एक साथ ही अत्यंत प्राचीन व नवीन भी हो सकते हैं। संवैधानिक राज्य एक साथ ही अत्यंत प्राचीन हो सकते हैं, ब्रिटेन जैसे, और नवीन भी हो सकते हैं, भारत जैसे। दूसरे शब्दों में यह व्यवस्था उतनी ही प्राचीन है जितना पुरातन यूनान, या उतनी ही नवीन है जितनी 20वीं शताब्दी के लोकतंत्र। संविधान और संविधानवाद दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। संविधान का तात्पर्य क्या है? नियमों व कानूनों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा शासन के विभिन्न अंगों के मध्य शक्ति का वितरण होता है तथा उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जाता है। जबकि संविधानवाद तात्पर्य है जनता की आस्थाओं, मूल्यों व आदर्शों के अनुसार शासन का संचालन करना। जिस देश में संविधान हो वहाँ आवश्यक नहीं है कि संविधानवाद हो। संविधान तो हिटलर के समय भी जर्मनी में था, मुसोलिनी के समय भी इटली में था, स्टालिन के समय भी यूएसएसआर में था, लेकिन वहाँ संविधानवाद और संवैधानिक सरकारें नहीं थी। इस प्रकार संविधान के अनुसार शासन का संचालन ही संविधानवाद है। संविधानवाद के तहत एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जो संविधान द्वारा प्रदत्त, संविधान द्वारा एक प्रकार से गाइडेड होती है। बेसिकली संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित एवं स्वेच्छाचारिता एवं सर्वाधिकारवाद के बजाय विधि के शासन द्वारा संचालित होती है। आ गई ना बात वही लिमिटेड गवर्नमेंट की बात, रूल ऑफ लॉ की बात, जो लॉक बोल के। थॉमस पेन ने अपनी पुस्तक द राइट ऑफ मैन 1971 में कहा कि संविधान के बिना सरकार होना अधिकार के बिना सत्ता होने के समान है। तो अगर संविधान के बिना सरकार है तो इसका मतलब है कि अधिकार तो नहीं है आपके पास, लेकिन सत्ता है। संविधानों का युग, तो एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहले लिखित संविधानों के अधिनियमों द्वारा शुरू किया गया। 1787 में अमेरिकी संविधान और 1789 में नागरिक अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा इसी का उदाहरण है। विलियम जी एंड्रयूज, इनकी पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। विलियम जी एंड्रयूज, इनकी पुस्तक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। के शब्दों में, सरकार रूपी यंत्र को मोटर एवं ब्रेक युक्त बनाया जाना चाहिए। तो क्या कहा गया है? सरकार रूपी यंत्र को मोटर या ब्रेक युक्त बनाया जाना चाहिए। संक्षेप में, संविधानवाद का आशय सुव्यवस्थित एवं संगठित राजनीतिक शक्ति को नियंत्रण में रखना है। संविधानवाद का आशय सुव्यवस्थित एवं संगठित राजनीतिक शक्ति को नियंत्रण में रखना। फिर C.H. मैकिलवेन, आज के युग की मुख्य समस्या संविधानवाद की है। संविधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनर ने संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है। राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में संविधान को ऐसे नियमों का समुच्चय है जो न्यायोचित खेल की गारंटी देते हों। लॉर्ड जेम्स ब्राइस के अनुसार संविधान राजनीतिक समाज का ऐसा ढांचा है जिसे कानून के माध्यम से और कानून द्वारा संगठित किया जाता है। इसमें कानून ने ऐसी संस्थाएं स्थापित करती हैं जिसके साथ समानता प्राप्त करना एवं सुनिश्चित अधिकार जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार संविधान केवल राजनीतिक संगठन की रूपरेखा ही नहीं प्रस्तुत करता, बल्कि वह शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों तो
बल्कि वह शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों का विवरण देता है और इन शक्तियों पर अंकुश रखने के साधन जुटाता है। शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों को निश्चित सीमाओं में बांध कर रखना संविधान का अनिवार्य लक्षण है। लॉर्ड जेम्स ब्राइस, हरमन फाइनर, कार्ल जे फ्रेडरिक व कार्ल लोएस्टाइन जैसे विचारक संविधान द्वारा शक्ति पर अंकुश को संविधानवाद का एक प्रमुख लक्षण मानते हैं। संविधानवाद का उदारवादी दृष्टिकोण भी इसी लक्षण पर बल देता है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने संविधान को प्रभावशाली रूप से नियमित किया हुआ नियंत्रण कहा है। सी.एफ. स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकार, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो राज्य के अधिकार भारत के संविधान में दिए हो गए हैं, प्लस नागरिकों के अधिकार फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, और दोनों के संबंधों में एक प्रकार से सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है। गार्नर ने संविधान के 3 प्रमुख तत्व बताए। एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, दूसरा सरकार होनी चाहिए, तीसरा प्रभु सत्ता का गठन। तो सरकार, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, सरकार एवं प्रभु सत्ता का गठन। डायसी के अनुसार संविधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सर्वोच्च शक्ति को प्रभावित करता है। थॉमस पेन, तो संविधान के बिना सरकार अधिकार विहीन सत्ता है। संविधान के बिना सरकार अभी आकार विहीन सत्ता है। थॉमस पेन के अनुसार यदि राजनीतिज्ञों को अपने निर्णय का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो उस लाभ का प्रयोग अपने स्वयं के स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। उसी प्रकार संविधान लिखित या लिखित नियमों का एक ऐसा संग्रह है, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का निर्धारण करता है व उनके आपसी संबंध निश्चित करता है। उन राजनीतिक मूल्यों आदर्शों को प्रकट करता है जो किसी देश की शासन व्यवस्था के लिए अभीष्ट हों, शासन की शक्तियों को सीमित करता है, शासितों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। किसी देश के संविधान में प्रायः 2 बातें शामिल होती हैं, वो निम्नलिखित हैं। पहला, राज्य के शासन का स्वरूप एवं संगठन। दूसरा, सरकार के विभिन्न अंग, उसके कार्य एवं अधिकार और इन अंगों का पारस्परिक संबंध, सरकार तथा जनता के मध्य संबंध और संविधान की सुरक्षा। संविधान में संशोधन की विधि, तो भारतीय संविधान में सभी चीजें एक प्रकार से दी हुई हैं। भारत के संविधान में राज्य के शासन का स्वरूप एवं संगठन दिया हुआ है। तो भारत में शासन का स्वरूप क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में, जहाँ पर संघीय व्यवस्था है। फिर सरकार के विभिन्न अंग, उसके कार्य एवं अधिकार दिए गए हैं। सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, राज्यसभा, लोकसभा और एक प्रकार से जो ये तो व्यवस्थापिका हो गई, फिर आपका एग्जीक्यूटिव है और फिर जुडिशरी है। साथ साथ इन अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होगा ये भी भारत के संविधान में बताया गया। सरकार और जनता के मध्य संबंध के बारे में फंडामेंटल राइट्स में बताया गया। संविधान की सुरक्षा कौन करेगा? तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 में से बताया गया है। साथ ही साथ न्यायपालिका को इसका संरक्षक बनाया गया है। फिर संशोधन की प्रक्रिया भी दी गई है आर्टिकल 368 में। तो ये सब चीजें हैं भारत के संविधान में। संविधान राजनीतिक समाज का ढांचा होता है, जिसका संगठन विधि के माध्यम से एवं विधि के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक समाज का ढांचा होता है। ब्रिटेन एक ऐसा विशेष उदाहरण है जहाँ संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं है। ब्रिटेन में यह विकास क्रम के रूप में आया है। बोलिंगब्रोक ने ब्रिटेन संविधान के बारे में कहा है, ब्रिटेन के संविधान के बारे में, कि जब हम परिशुद्धता और औचित्य से संविधान के बारे में जिक्र करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि कानूनों, संस्थाओं और रिवाजों का समुच्चय है जिसकी उत्पत्ति तर्क संगतता के निश्चित सिद्धांतों से हुई है, जो समान व्यवस्था का निर्माण करते हैं, इनके द्वारा समुदाय से शासित होना स्वीकार कर लिया है। इनके अनुसार समुदाय ने शासित होना स्वीकार कर लिया। संविधानवाद का अर्थ, तो कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है कि शक्ति विभाजन, सम्य शासन अथवा सरकार का आधार है, यही संविधानवाद का मंतव्य है। संविधानवाद का अस्तित्व तानाशाही व्यवस्था में नष्ट हो जाता है। कार्टर एवं हर्ज ने कहा है कि संविधानवाद केवल अधिनायकवाद विहीन राज्यों में ही संभव है। संविधानवाद कहाँ है? अधिनायक विहीन, जहाँ पर टोटलिटेरियन सिस्टम ना हो या डिक्टेटरशिप ना हो। संविधानवाद स्वतंत्रता का रक्षक वही है। अगर संविधानवाद है, लिमिटेड सरकार है, रूल ऑफ लॉ है, तो एक प्रकार से आपको स्वतंत्रता कहीं ना कहीं रहेगी। तो लॉक ने कहा था नो लॉ नो लिबर्टी, और लॉ है स्वतंत्रता रहेगी, लॉ नहीं है स्वतंत्रता नहीं रहेगी। संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन कानूनों व नियमों के द्वारा होता है, व्यक्तियों द्वारा नहीं। तो रूल ऑफ लॉ एक प्रकार से महत्वपूर्ण है संविधानवाद में। यह प्रजातांत्रिक भावना की व्यवस्था पर आधारित है। इसमें शक्तियों के केंद्रीकरण व निरंकुश संप्रभुता का कोई स्थान नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर और एब्सोल्यूट पावर का यहाँ पर कोई स्थान नहीं रहता है। एक संवैधानिक राज्य वह है जो समकालीन लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की ऐसी प्रणाली पर आधारित हो जिसमें जनता की संप्रभुता सुनिश्चित हो। संविधान और संवैधानिक सरकार दोनों ही संविधानवाद के आधार हैं।
संविधानवाद केवल उसी राज्य में संभव है जहाँ संविधान हो और सरकार उसी संविधान के अनुसार संचालित हो। संविधान के उद्देश्य, पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शक्ति का सशक्तिकरण करना अथवा उसे मजबूत करना, एम्पावर स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एकीकृत मूल्यों एवं लक्ष्यों की स्थापना, तो एस्टेब्लिशिंग यूनिफाइंग वैल्यूज एंड गोल्स। तो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कल्याणकारी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता से लेकर समाजवाद, संघवाद या इस्लामवाद में विश्वास तक सबके मूल्य आदर्श अलग अलग हो सकते हैं। 1982 का तुर्की संविधान गणतंत्र के संस्थापक कमाल अतातुर्क द्वारा उल्लिखित राष्ट्रवाद की अवधारणा को समर्पित था, जबकि जर्मनी के मूल संविधान में वैश्विक शांति की सेवा, सर्व द पीस ऑफ द वर्ल्ड करने का दृढ़ निश्चय लिया गया था। शासन में स्थिरता लाना, तो सरकार के विभिन्न संस्थानों के बीच कर्तव्यों, शक्तियों एवं कार्यों को आवंटित करने में संविधान संगठनात्मक चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या डेफिनेशनल गाइड, परिभाषा गाइड तथा संस्थागत ब्लूप्रिंट, इंस्टीट्यूशनल ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्रता एवं अधिकारों का रक्षक, प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड लिबर्टी। संविधान राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। यह राज्य के अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्रों को बताता है। लेजिटिमाइज रेजिम्स, शासन को बेहतर प्रदान करता है। जनता के बीच सम्मान एवं शासन को बढ़ावा देने के लिए संविधान एक वैध साधन के रूप में काम करता है, जिससे राज्य के भीतर शासन की वैधता को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है संविधान का महत्व। तो लुई हर्ज के शब्दों में संविधान पूजा के पंथ, द कल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्शिप के बराबर है। एक पूजा के पंथ या कल्ट के बराबर है। संविधान को राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। सफल संविधान राजनीतिक संस्कृति के जितने उत्पाद होते हैं उनसे ही निर्माता भी होते हैं। सफल संविधान राजनीतिक संस्कृति के जितने उत्पाद होते हैं उतने ही निर्माता भी होते हैं। उदार लोकतांत्रिक विकासशील राज्यों को छोड़कर अधिकतर उपनिवेशिक राज्यों में संविधान अपनी जड़ें जमाने में विफल रहा है। यूके के असंहिताबद्ध संविधान के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह दुरुपयोग की असामान्य गुंजाइश पैदा करता है। यह आत्मसंयम पर निर्भर है। फिर कानूनी प्रत्यक्षवाद, लीगल पॉजिटिविज्म, तो एक प्रकार का कानूनी दर्शन है जिसमें कानून को स्थापित करने और लागू की क्षमता से परिभाषित किया जाता है, न कि इसके नैतिक चरित्र से। शास्त्रीय उदारवादी मानता है कि कानून और स्वतंत्रता आंतरिक रूप से संबंधित है। जनता केवल कानून के तहत संभव है क्योंकि प्रत्येक नागरिक हर दूसरे के लिए खतरा होता है। इमैनुअल कांत के विचारों में स्वतंत्रता ऐसे कानूनों से बंधे रहना है जो स्वयं द्वारा बनाए गए हों, क्योंकि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। जॉन ऑस्टिन ने लीगल पॉजिटिविज्म के सिद्धांत का विकास किया है। किसने? जॉन ऑस्टिन ने लीगल पॉजिटिविज्म के सिद्धांत का विकास किया है। ऑस्टिन ने कानूनों को उच्च नैतिक या धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप होना नहीं बल्कि तथ्यों के संदर्भ में परिभाषित किया है। तो ऑस्टिन ने कानूनों को उच्च नैतिक या धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप होना नहीं बल्कि तथ्यों के संदर्भ में परिभाषित किया है। ऑस्टिन ने कहा, एक कानून इसलिए कानून है क्योंकि इसका पालन किया जाता है। संविधानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधानों को कई अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें से निम्नलिखित शामिल है। पहला, संविधान के रूप और उसकी स्थिति के आधार पर, तो ये अलिखित या अलिखित हो सकता है, लिखित या अलिखित हो सकता है, कोडिफाइड या अनकोडिफाइड, संहिताबद्ध या असंहिताबद्ध हो सकता है। संविधान को बदलने के आधार पर संविधान तो कठोर हो सकता है या फ्लेक्सिबल हो सकता है। व्यवहारिकता के आधार पर संविधान प्रभावी हो सकता है या नामात्र हो सकता है। संस्थागत संरचना के आधार पर तो यह राजशाही या गणतंत्रात्मक हो सकता है, संघीय या एकात्मक हो सकता है, अध्यक्षीय, राष्ट्रपति या संसदीय हो सकता है। परंपरागत रूप लिखित या अलिखित संविधान का है। तो आपका संविधान या तो रिटन होगा या तो अनरिटन होगा। तो लिखित संविधान मानव की कलाकृतियां हैं। इन्हें एक निश्चित समय में निश्चित मानव समूह द्वारा सृजित किया जाता है, जबकि अलिखित को जैविक संस्थाओं के रूप में माना गया है जो इतिहास के माध्यम से विकसित होते हैं। भूटान, सऊदी अरब, ओमान जैसे गैर लोकतांत्रिक राज्यों एवं इजराइल, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन जैसे उदार लोकतंत्रों में भी अलिखित संविधान पाया जाता है। संहिताबद्ध एवं असंहिताबद्ध संविधान, कोडिफाइड और डिकोडिफाइड, अनकोडिफाइड संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित व अलिखित की तुलना में कोडिफाइड या अनकोडिफाइड की तुलना करना ज़्यादा आसान होता है। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, संहिताबद्ध संविधान, तो एक ऐसा संविधान है जिसमें प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को एक कानूनी दस्तावेज के रूप में एकत्रित किया जाता है। प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को एक कानूनी दस्तावेज के रूप में एकत्रित किया जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से लिखित संविधान भी कहा जाता है। संहिताबद्ध संविधान वह है जो एकल आधिकारिक दस्तावेज के अस्तित्व पर आधारित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय व संवैधानिक न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकार होते हैं और इन्हें न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यूएसए या भारत का संविधान भी कोडिफाइड है। अनकोडिफाइड असंहिताबद्ध संविधान, तो यह एक ऐसा संविधान है जो
आधिकारिक दस्तावेज के अभाव में विभिन्न स्रोतों से तैयार किए गए नियमों से बना हुआ है। तो असंहिताबद्ध संविधान का उदाहरण ब्रिटेन है, जिसे असंहिताबद्ध लेकिन आंशिक रूप से लिखित संविधान के रूप में माना जाता है। आंशिक रूप से लिखित, जो विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। इस स्रोतों में प्रमुख है कानून जो संसद द्वारा बनाए गए हों। अपने विधि वर्चस्व के आधार पर ब्रिटेन की संसद इजराइल में नेसेट संविधान की अंतिम व्याख्याकार है। इस अर्थ में यहाँ संविधान का अर्थ वही है जो यूके की संसद और इजराइल की नेसेट कहती है। ब्रिटेन में इसकी गहरी आलोचना हुई। लॉर्ड हेल्सम 1976 में वैकल्पिक तानाशाही इलेक्टेड या इलेक्टिव डिक्टेटरशिप की संज्ञा दी है इसे, या इलेक्टेड डिक्टेटरशिप का नाम दिया है, इलेक्टेड डिक्टेटरशिप का नाम दिया है, जिसके लिए संसदीय संप्रभुता को जिम्मेदार ठहराया गया है। अर्थात अब तक हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत है, सरकार के पास कोई भी कार्य करने की क्षमता है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या है? संसदीय संप्रभुता। तो संसदीय संप्रभुता एक संसद या विधायिका के पूर्ण व असीमित अधिकार के साथ जुड़ी हुई है, जो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कानून को बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने की क्षमता रखती है। संसदीय संप्रभुता यूके के संविधान की केंद्रीय विशेषता के रूप में जानी जाती है। इसका कारण है एक संहिताबद्ध संविधान की अनुपस्थिति, एकात्मक व्यवस्था। संसदीय संप्रभुता पूरी तरह से कानूनी होती है, ना कि राजनीतिक संप्रभुता है। तो ये कानूनी है, ना कि राजनीतिक संप्रभुता है। तो नेक्स्ट है कठोर और लचीला संविधान, रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो संहिताबद्ध संविधानों में अपेक्षाकृत अनम्य होने की संभावना होती है, क्योंकि इनके प्रावधान किसी उच्चतर कानून में निहित होते हैं, जबकि असंहिताबद्ध संविधान लचीले एवं अनुकूलनीय होते हैं, क्योंकि वे संबंधी व संवैधानिक महत्व के कानूनों को समान विधि प्रक्रिया में बदल सकते हैं। तो समान विधि प्रक्रिया से बदला जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड व स्पेन में जनमत संग्रह का प्रयोग विधायिका द्वारा संविधान संशोधन में जनता का समर्थन लेने के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड व स्पेन में। जर्मनी के मूल कानून 1949 में संविधान संशोधन के लिए बुंडेसटैग और बुंडेसरात में 2/3 बहुमत होना जरूरी है। उसे में कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के अलावा 50 राज्यों में से 3/4 राज्यों का समर्थन भी आवश्यक। फिर संवैधानिक सिद्धांतों और व्यवहार के बीच संवैधानिक सिद्धांतों और व्यवहार के बीच संबंध के आधार पर वर्गीकरण। तो 1867 की शुरुआत में अंग्रेजी संविधान इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में वाल्टर बेजहार्ट ने संविधान के गरिमापूर्ण भागों डिग्निफाइड पार्ट्स राजशाही मोनार्की और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और इसके कुशल भागों एफिशिएंट पार्ट्स कैबिनेट व हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच अंतर किया। तो एक प्रभावी संविधान वह है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है। पहला, सरकार के प्रमुख मामले संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हों। फिर संविधान में किसी भी माध्यम से सरकारी व्यवहार को सीमित करने की क्षमता हो। एक प्रभावी संविधान इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए न केवल संवैधानिक नियमों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है, बल्कि सरकार को विवश करने और संवैधानिकता स्थापित करने के लिए नियमों की भी आवश्यकता होती है। कुछ संविधानों को नाम मात्र का संविधान कहा जाता है। ये सरकारी व्यवहार का तो सटीक वर्णन करते हैं, लेकिन उसे सीमित करने में असफल रहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी संविधान लोगों की तानाशाही के तहत एक साम्यवादी दल सोशलिस्ट स्टेट अंडर द पीपल्स, लोगों की तानाशाही के तहत एक समाजवादी राज्य सोशलिस्ट स्टेट अंडर द पीपल्स डिक्टेटरशिप को स्वीकार करता है। लेकिन संविधान में न्यायपालिका के महत्व का अभाव है, जिसे संविधान की व्याख्या करने का काम दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे कठोर पार्टी नियंत्रण में रखा जाता है। अतः चीन के संविधान को दिखावटी या मुखौटा संविधान सेम एंड फेसेड संविधान भी कहा जाता है। फिर बहुलवादी या एकलवादी संविधान प्लूरलिस्ट और मोनोपोलिस्टिक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। बहुलवादी संविधान उदार लोकतंत्रों की विशेषता है, जिसमें वे यह सुनिश्चित करते हैं कि राजनीतिक शक्ति बिखरी हुई है। यहाँ आमतौर पर अधिकारों व पार्टी प्रतियोगिता की गारंटी होती है। एकलवादी संविधान आमतौर पर साम्यवादी व अधिनायकवादी राज्यों में पाए जाते हैं, जहाँ एक सत्तारूढ़ पार्टी या सर्वोच्च नेता का निर्विवाद अधिकार एवं औपचारिक रूप से स्थापित होता है। फिर प्लेटो एवं अरस्तू की वर्गीकरण। प्लेटो ने शासकों की संख्या एवं कानूनी व गैर कानूनी के आधार पर सर्वप्रथम अपनी पुस्तक स्टेट्समैन में संविधानों का वर्गीकरण दिया था। अरस्तू ने शासकों की संख्या उस देश के आधार पर, जबकि प्लेटो ने शासकों की संख्या एवं कानूनी व गैर कानूनी के आधार पर वर्गीकरण दिया था। संविधानों को 6 प्रकार से बांटा है। तो देश, संख्या, जनहित व स्वहित। तो संख्या के आधार पर बांटा गया है। तो एक व्यक्ति द्वारा शासन हो सकता है। अगर जनहित में है तो उसे मोनार्की कहा जाएगा, स्वहित में है तो उसे टायरनी कह दिया जाएगा। अगर कुछ व्यक्तियों का शासन है, कुछ लोगों का शासन है, तो अगर जनहित में है तो एरिस्टोक्रेसी कहा जा सकता है, और अगर
स्वहित में है तो ओलिगार्की कहा जा सकता है। बहुत सारे व्यक्तियों का शासन, अगर बहुत सारे लोग हैं जनहित में काम कर रहे हैं तो पॉलिटी है, और अगर स्वहित में कर रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी। अब केसी बिहार का वर्गीकरण। केसी बिहार ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में संविधानों को 6 प्रकार से वर्गीकृत किया। पहला, रिटन व अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, परंपरागत रूप से तो अलिखित व विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अलावा न्यूजीलैंड, इजराइल, ओमान, लाओस, सऊदी अरेबिया के संविधान भी अलिखित हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संविधान लिखित व निर्मित हैं। प्रथम लिखित एवं निर्मित संविधान यूएसए का था। राइस के अनुसार लिखित व अलिखित का वर्गीकरण सही नहीं है, क्योंकि कोई भी संविधान पूर्णतः लिखित व अलिखित नहीं होता है। लिखित संविधान वाले देशों में भी अलिखित संवैधानिक परंपराएं पाई जाती हैं। तो भारत में भी बहुत सारी अलिखित संवैधानिक परंपराएं पाई जाती हैं। अनम्य व सुनम्य संविधान, रिजिड व फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो संविधान उसी विधि तरीके से बदले जा सकते हैं, जैसे कि किसी आप साधारण विधि या कानून को बदल सकते हैं, तो वे नम्य या सुनम्य कॉन्स्टिट्यूशन या प्रकार से फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। हालांकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जैसे मान लो अगर आप आर्टिकल 1, 2, 3 में परिवर्तन करना है तो आप साधारण बहुमत से कर सकते हो। फिर आपको अगर किसी राज्य की, है ना, मतलब 1, 2, 3 में आर्टिकल में, फिर ऐसे बहुत सारे जो प्रोविजन है जिन्हें आप बेसिकली साधारण बहुमत से चेंज कर सकते हो। तो भारत का संविधान रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान फ्लेक्सिबल है। इन देशों में साधारण विधि या संविधान को बदलने की प्रक्रिया अलग अलग हो, वे अनम्य या कठोर संविधान कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यूएसए का संविधान, जिसमें पिछले 250 या 230 सालों में केवल 26 संविधान संशोधन हो पाए हैं। संघात्मक देशों में संविधान हमेशा कठोर होते हैं, मतलब ज़्यादातर, हमेशा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर कठोर होते हैं। सर्वोच्च व गौण संविधान, सुप्रीम या सबऑर्डिनेट कॉन्स्टिट्यूशन, तो संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में केंद्र व इकाइयों की बजाय संविधान सर्वोच्च होता है, जबकि संसदीय संप्रभुता वाले देशों में संविधान सेकेंडरी होता है। संघात्मक एवं एकात्मक संविधान, फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। शक्ति पृथक्करण व शक्ति संलयन वाले संविधान, पावर सेपरेशन एंड पावर फ्यूजन वाले कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएसए में अध्यात्मक व्यवस्था में पावर सेपरेशन व पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर फ्यूजन वाले संविधान पाए जाते हैं। गणतंत्रात्मक व राजतंत्रात्मक संविधान, रिपब्लिकन एंड मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन, इन देशों में राज्य का प्रधान, हेड ऑफ द स्टेट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो और वहाँ गणतंत्रात्मक संविधान होता है, वहाँ गणतंत्रात्मक संविधान होता है। उदाहरण के लिए यूएसए, भारत, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। जहाँ राजाध्यक्ष वंशानुगत हो वहाँ एक प्रकार से मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि यूके, जापान, नॉर्वे, नीदरलैंड। लॉर्ड राइस का वर्गीकरण, तो ये लॉर्ड राइस ने संविधान को लिखित व अलिखित के बजाय 2 अन्य तरीके में बांटा है। पहला, लोक विधि मूलक संविधान, कॉमन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन यूके, कॉमन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन यूके, और संविधिक या संविधि मूलक संविधान, स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है। फिर कार्ल लोएनस्टाइन का वर्गीकरण, तो कार्ल लोएनस्टाइन ने विकासशील देशों के संविधान को 2 भागों में बांटा है। पहला, मानकीय संविधान, नॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान उन्नत पश्चिमी देशों की संवैधानिक स्थिति से साम्यता रखते हैं। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में कोई अंतर नहीं रहता है। ये यथार्थ संविधान होते हैं, नॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें यथार्थ और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं होता है। फिर नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशन, सांकेतिक संविधान, तो ये संविधान पिछड़े, सामंतीय व अपने बेसिक गुलामी से मुक्त हुए समाजों में पाए जाते हैं। यहाँ पश्चिमी संविधानवाद को थोपने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ सिद्धांत व व्यवहार में अंतर पाया जाता है। जैसे भारत में अनुच्छेद 17 तो है, व्यवस्था के अंदर की बात लिखी है, पर व्यवहार में उसका पालन नहीं होता, यही बात। तो नेक्स्ट है दोस्तों संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद आधुनिक युगीन संकल्पना है जो विधियों व नियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। यह व्यक्तियों के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता का समर्थन करती है, रूल ऑफ लॉ का समर्थन करती है। तो संविधानवाद या संवैधानिक सरकार का तात्पर्य क्या है? सीमित सरकार होगी, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, जनता की आस्थाओं, मूल्यों व आदर्शों के अनुरूप संचालित सरकार होगी। इसमें लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों का समावेश होगा। मनमानी निरंकुश सरकार के बजाय जनहितकारी एवं अनुसार चलने वाली सरकार होगी। संवैधानिक शासन स्वेच्छाचारी शासन का विपरीत है। यह सहमति एवं सशक्त लोकमत पर आधारित सरकार है। फिर विधि का शासन व संविधानवाद पर्याय नहीं है। विधि का शासन मुख्यतः लोक प्रशासन के क्षेत्र में
नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि संविधानवाद शासन व राजनीति के क्षेत्र में निरंकुश शक्ति को रोकता है। संविधानवाद एक ज्यादा व्यापक अवधारणा है। संविधान जहाँ साधन है वहीं संविधानवाद साध्य है। पिनाक एवं स्मिथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एन इंट्रोडक्शन में संविधानवाद के 4 अपरिहार्य तत्वों का उल्लेख किया। पिनाक एंड स्मिथ ने, पुस्तक क्या नाम है? पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन। संविधान अपरिहार्य संस्थाओं को अभिव्यक्त करने वाला, यानी एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एसेंशियल इंस्टीट्यूशन। संविधान अपरिहार्य संस्थाओं को अभिव्यक्त करने वाला। दूसरा, संविधान राजनीतिक शक्ति पर प्रतिबंध है, यानी एज रिस्ट्रेंट ऑन पॉलिटिकल पावर। संविधान विकास का निदेशक है, एज अ डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट। और संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठक है, एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। संविधान के विख्यात अमेरिकी व्याख्याकार C.H. मैकिलवेन ने 1939 में प्रकाशित कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन अ चेंजिंग वर्ल्ड में लिखा, आज के युग की प्रमुख समस्या संविधानवाद है। मैकिलवेन की पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। मैकिलवेन ने जब यह पुस्तक लिखी उस समय नाजीवाद, फांसीवाद व स्टालिनवाद के रूप में सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाएं हावी थीं। अतः मैकिलवेन ने लिखा कि संवैधानिक सरकार को यदि संवैधानिक ही होना है, संवैधानिक सरकार को संवैधानिक ही होना है तो वह सीमित सरकार होती है और होनी भी चाहिए। उसका रूप चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वह राजवंशीय हो, अभिजात तंत्रीय हो या लोकतंत्रीय हो। संवैधानिक सरकार को यदि संवैधानिक ही होना है तो वह सीमित होनी चाहिए। मैकिलवेन की दृष्टि में संवैधानिक शासन ऐसा शासन है जिसमें निरंकुश शक्ति प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं होती, एब्सोल्यूट पावर का कोई स्कोप नहीं रहता है। यह सिद्धांत किसी भी शासन व्यवस्था में अपनाया जा सकता है। मैकिलवेन यहाँ गलत है क्योंकि संविधानवाद लोकतंत्री व्यवस्था में ही फलता फूलता है, तो किसी भी शासन व्यवस्था में क्यों ही आएगा। तो अब अथॉरिटेरियन जो एक प्रकार से शासन व्यवस्था है वहाँ पर तो संविधानवाद आप ला ही नहीं सकते ना, तो बेसिकली ये लोकतंत्री व्यवस्था में ही फलता फूलता है। इस प्रकार संविधानवाद एक साध्य है और साधन भी है। यह मूल्य भारित है और मूल मुक्त भी है। इसके आयाम मानकी भी हैं और आनुभाविक भी हैं। इसका इतिहास देख लेते हैं। तो यूनानी संविधानवाद, जहाँ प्लेटो ने अपने आदर्श राज में दार्शनिक शासक यानी फिलोसफर किंग के रूप में आद्य मानव सुपरमैन का विचार रखा था, व्यक्ति के शासन को महत्वपूर्ण माना। वहीं अरस्तु ने संविधानवाद की नींव रखी थी। किसने? अरस्तु ने संविधानवाद की नींव रखी। अरस्तु, जिसे हम संविधानवाद का पिता कहते हैं, ने प्लेटो के व्यक्ति के शासन के विपरीत लिखा कि लोगों का सामूहिक ज्ञान सबसे बुद्धिमान शासक से बेहतर होता है। तो कलेक्टिव विजडम ऑफ पीपल इज मोर इंटेलेक्चुअल देन द सिंगल पर्सन इंटेलेक्चुअल्स। अरस्तु के संवैधानिक शासन की 3 विशेषताएं। पहला, समान हित पर आधारित यानी कॉमन इंटरेस्ट पर आधारित शासन। दूसरा, नियमों व कानूनों से संचालित शासन। और तीसरा है सहमति पर आधारित शासन। रोमन संविधानवाद, तो रोम के लोगों ने प्राकृतिक कानूनों के अनुसार शासन संचालन पर बल दिया, कानूनों का संहिताकरण किया व उत्तरदायी सरकार का निर्वाचन किया। सिसरो ने मिश्रित संविधान प्रणाली का समर्थन किया है। रोमनों की संकल्पना थी शाही प्राधिकार का अंतिम स्रोत जनता ही है। तो जो शाही अथॉरिटी है या एक प्रकार से जो मोनार्की की अथॉरिटी है, उसका जो अंतिम स्रोत कौन है? उसका अंतिम स्रोत जनता ही है। मध्यकाल में संविधान, तो मध्यकाल में सेंट अगस्टाइन एवं सेंट थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों ने लौकिक शक्ति एवं राज सत्ता को धर्म सत्ता के अधीन रखा। आधुनिक राज्यों में संविधान 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के में पुनर्जागरण, धर्म सुधार व राष्ट्र राज्यों के विकास के कारण निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ। इन राजतंत्रों में संविधानवाद का अभाव था। इन निरंकुश राजतंत्रों के खिलाफ सर्वप्रथम ब्रिटेन में आधुनिक संविधानवाद का जन्म होता है। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1928 की पिटीशन ऑफ राइट, प्यूरिटन क्रांति 1642 से 49, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 व बिल ऑफ राइट 1689 ने सीमित राजतंत्र और संवैधानिक सरकार की स्थापना में योगदान दिया। लॉक ने जवाबदेहिता एवं प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम 1776 की घोषणा जेफरसन ने लिखी थी। 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका में जॉन लॉक व मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों के आधार पर संविधान की रचना की गई। इस संविधान में मानव स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सख्त पृथक्करण को अपनाया गया था। 1791 में मेडिसन के प्रस्ताव पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। हथियार रखने की स्वतंत्रता भी इन अधिकारों में शामिल है। वैसे ही विश्व का एक पहला प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र बना। साथ ही वैसे
पहला संघीय देश बना। मेडिसन जो कि यूएसए स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नेता थे तथा प्रमुख संविधान निर्माता थे। फेडरलिस्ट पेपर के संपादक भी रहे। मारवाड़ी बरसेट मेडिसन केस हुआ था 1803 में। न्यायमूर्ति मार्शल ने न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कर संविधानवाद को और मजबूत किया। फिर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन के द्वारा नागरिक अधिकारों की व्याख्या की गई। 1958 का पंचम जो गणतंत्र है, जिसे राजतंत्री गणतंत्र मोनार्किस्ट रिपब्लिकन भी कहा जाता है, वर्तमान में वही लागू फ्रांस में। लाक, जिसे हम आधुनिक संविधानवाद व उदारवाद का पिता कहते हैं, थॉमस पेन ने अपनी कृति राइट्स ऑफ मैन के द्वारा संविधानवाद का बढ़ावा दिया। फिर 19वीं सदी में बेंथम व मिल ने उदार संविधानवाद को बढ़ाया। कार्ल जे फ्रेडरिक का प्रसिद्ध कथन है, संविधानवाद ही उदारवाद, तर्कवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद में निहित है। तो संविधानवाद की जड़ें, बेसिकली संविधानवाद की जो जड़ें हैं वो उदारवाद, तर्कवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद में ही निहित हैं। जापान में मेजी संविधान 1890 द्वारा नागरिकों के अधिकारों को एक प्रकार से माना गया या उनको अधिकार दिए गए। ऐसी व्यवस्था जर्मनी में वाइमर संविधान 1919 के द्वारा की गई थी। वाइमर गणराज्य में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान था। इसी के फलस्वरूप हिटलर ने 1933 में नाजीवाद की स्थापना कर दी थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर की धुरी शक्तियों जापान, जर्मनी, इटली ने शांतिवाद को अपनाते हुए युद्ध का परित्याग कर दिया था। 1947 का जापान का संविधान, जो कि अमेरिका की देखरेख में तैयार हुआ, उसके अनुच्छेद 9 में लिखा है, एक संप्रभु राज्य के अधिकार के रूप में हम युद्धों का त्याग करते हैं। इटली ने स्वीकार किया कि वह युद्ध को आक्रामकता के उपकरण के रूप में खारिज करता है। ऐसा ही जर्मनी ने किया। इन संविधानों को, विशेषकर जापान के संविधान को, शांति का संविधान, पैसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीस कहा जाता है। पर 2016 में प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस व्यवस्था में परिवर्तन किया। 2016 से पहले संविधान जापान के पास स्वयं की जल, थल व वायु सेना नहीं थी, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है वहां पर। 1963 में अफ्रीकी देश घाना के प्रसिद्ध नेता वाना नक्रुमा ने उसे संघवाद व संविधानवाद की तर्ज पर पैन अफ्रीकन यूनिटी का प्रस्ताव दिया। वाना नक्रुमा ने संविधानवाद की संकल्पनाएं, तो इस विषय के तहत हम संविधानवाद की उदारवादी, समाजवादी, विकासशील समाजों की संकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे। तो संविधानवाद की उदारवादी संकल्पना, तो यह यूके, यूएस, पश्चिमी यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड में प्रचलित उदारवादी संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? सीमित सरकार रहेगी, लिमिटेड गवर्नमेंट रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, न कि रूल ऑफ वन पर्सन रहेगा, प्रतिनिधि संस्थाएं रहेंगी, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, उसके साथ ही साथ उदार लोकतंत्र होगा, लिबरल डेमोक्रेसी होगी, अधिकार व स्वतंत्रताएं होंगी, सशक्त लोकमत होगा, शक्ति का पृथक्करण होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगी, आवधिक एवं निष्पक्ष चुनाव होंगे, तो हर 5 साल या 4 साल में चुनाव होंगे और निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका रहेगी, मुक्त एवं प्रतियोगी बाजार प्रणाली व निजी संपत्ति का यहाँ पर प्रावधान है, प्लस बहुदलीय व्यवस्था है और परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य की बातें यहाँ पर की गई। फिर फोर्थ स्टेट के रूप में मीडिया बहुत प्रबल है और बहुलवादी संविधान या बहुलवादी समाज यहाँ पर पाया जाता है। अब संविधानवाद की समाजवादी या साम्यवादी संकल्पना की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो इसमें निजी पूंजी शोषण व राज्य की समाप्ति की बात की जाती है, योग्यतानुसार कार्य, आवश्यकतानुसार वितरण की बात की जाती है, वर्ग विहीन व शोषण विहीन समाज की बात की जाती है, एक दलीय प्रभुत्व एवं साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया जाता है, सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर जोर ज्यादा दिया जाता है। फिर संविधान साध्य नहीं बल्कि वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना का साधन है। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित नहीं बल्कि उन्हें विशद एवं व्यापक बनाता है। संविधान उदारवादी संविधानवाद जहां विभिन्न विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करता है, वहीं साम्यवादी वर्ग संघर्ष पर बल देता है और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को स्टैब्लिश करता है। यह प्रक्रिया की बजाय परिणामों व लक्ष्यों पर बल देता है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की बात करता है। राजनियंत्रित आर्थिक नियोजन, तो यहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग जैसे व्यवस्थाएं आती हैं। यह व्यवस्था पहले विस्तार पूर्वी यूरोपीय देशों में पाई जाती थी, वर्तमान में चीन, उत्तरी कोरिया, क्यूबा आदि में यह व्यवस्था है। उदारवादी इस प्रकार के संविधान को एक दलीय सर्वाधिकारवाद की संज्ञा देते हैं, एक दलीय सर्वाधिकारवाद की संज्ञा देते हैं। फिर विकासशील समाजों में संविधानवाद, तो कार्ल लोन्सस्टाइन ने विकासशील समाजों में मानकी या नॉर्मेटिव की बजाय सांकेतिक नॉमिनल संविधानों की उपस्थिति बताया है।
विकासशील समाजों में संविधान की विशेषताएं, तो पहला है संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है, यानी अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही। भारत में तो 105 106 संविधान संशोधन हो गए हैं। संविधान निश्चित प्रकृति के हैं, ये उदारवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं। तो भारत में डीपीएसपीस भी हैं, भारत में फंडामेंटल राइट्स भी हैं। उपनिवेशवाद से ये प्रभावित है कहीं न कहीं। फिर बहुल निजाति समाज एवं विखंडन पाया जाता है। राजनीतिक अस्थिरता एवं सरकारों के बदले स्वरूप देखने को मिलते हैं। नेतृत्व का उदय निचले स्तरों से नहीं बल्कि अभिजनों एलिट्स के स्तर से होता है। ये अभिजन व विशिष्ट वर्ग अपनी महत्वाकांक्षाएं एवं स्वार्थों की पूर्ति के लिए धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि का सहारा लेकर स्वस्थ जनमत का निर्माण में बाधा डालते हैं। व्यवहार में संविधानवाद के समक्ष व्यवहार में दो तरह के तनाव आते हैं। प्रत्यक्ष तनाव, तो प्रत्यक्ष तनाव में युद्ध आ गया, आपातकाल आ गया, सामाजिक आर्थिक अधःपतन या सत्ता परिवर्तन, कू जैसी समस्याएं आ गई। अप्रत्यक्ष या प्रच्छन्न तनाव, जैसे उदारवाद में विकृत पॉलीआर्की यानी डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की, जिसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की का रॉबर्ट हॉल ने दिया, याद रखिएगा, डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की का। फिर मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, मीडिया पर पूंजीवादी कब्जा, ये सब चीज़ें। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इस शब्द का वर्णन किसने किया था? आइजनहोवर ने किया था, रूसी के राष्ट्रपति। हालांकि इसे फिर आगे चल के सी राइट मिल भी अपनी पुस्तक, क्या थी उनकी पुस्तक का नाम? द पावर एलिट में इसी चीज़ की चर्चा करते हैं। साम्यवाद में एक दलीय सर्वाधिकारवादी व्यवस्था होती है और व्यक्ति पूजा होती है, चाहे वो स्टालिन की हो, चाहे लेनिन की हो, चाहे माओ की हो, चाहे शी जिनपिंग की हो, चाहे वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, उनकी। विकासशील समाजों में नव उपनिवेशवाद व सांस्कृतिक उपनिवेशवाद पाया जाता है। लोगों के सामंती संस्कार के परिणाम स्वरूप करिश्माई नेतृत्व यानी करिश्मेटिक लीडरशिप पाई जाती है। कल्याणकारी राज्य के परिणाम स्वरूप नौकरशाही का वर्चस्व एवं साला मॉडल देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार, जागरूक जनमत का अभाव, संवैधानिक एवं आधुनिक संस्थानों पर पुरातन परंपरागत संस्थाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। संविधानवाद को ठोस और व्यवहारिक रूप प्रदान करने हैं तो विलियम जी एंड्रयूज, उनकी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, विलियम जी एंड्रयूज की पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में 4 प्रकार के आधार बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मत एक, कंसेंसस ऑन द फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर्स। दूसरा है सरकार के आधार के रूप में विधि शासन की आवश्यकता पर सहमति, तो एग्रीमेंट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। समाज के समान उद्देश्यों पर सहमति, एग्रीमेंट ऑन द जनरल कंसेंसस या जनरल गोल ऑफ द सोसाइटी। फिर कम महत्वपूर्ण एवं गौण लक्ष्यों पर एवं कम महत्वपूर्ण अथवा गौण लक्ष्यों एवं विशिष्ट नीतिगत प्रश्नों पर सहमति, तो concurrence in the lesser goals and on the specific policy question। डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान एवं संविधानवाद में अंतर। संविधान शब्दावली में से संविधानवाद की अभिव्यक्ति होती है। संविधान शब्दावली से संविधानवाद निकलता है, जहाँ संविधानवाद बहुत कुछ संविधान पर आधारित होता है, फिर भी दोनों में मौलिक अंतर होता है। तो परिभाषा के आधार पर अंतर देखते हैं। संविधानवाद बेसिकली एक विचारधारा, आइडियोलॉजी का प्रतीक है। संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है, संविधान में निहित दर्शन का प्रतीक, संविधान की अभिव्यक्ति संविधानवाद है। फिर संविधान एक्चुअल में इसके संविधान क्या होता है? संविधान एक संगठन का प्रतीक है, जबकि संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है। संविधान में मूल राजनीतिक आदर्शों का समावेशन होता है। फिर प्रकृति, तो इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्रमुखता दी जाती है और ये एक प्रकार से साध्य होता है। और संविधान साधन होता है, इसमें साधनों की व्यवस्था को प्रमुखता दी जाती है, इसमें लक्ष्यों उद्देश्यों को प्रमुखता दी जाती है। उत्पत्ति विकास का प्रतिफल होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये विकास का प्रतिफल होता है। हमने देखा है कि प्राचीन काल से लेके वर्तमान तक में हम लोगों ने संविधानवाद को पढ़ा है। संविधान सामान्यतः निर्मित किए जाते हैं, जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बनाया गया और समय के साथ इनको बदला भी जा सकता है। तो भारत में लगभग 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्षेत्र, तो ये इंक्लूसिव धारणा है, ये अंतर भूतकारी धारणा है, ये व्यापक अवधारणा है ये, और संविधानवाद कई देशों का एक सा हो सकता है, जैसे भारत का, यूके का, यूएसए का संविधानवाद एक ही है, लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। ये एक्सक्लूसिव धारणा है, अपवर्जक धारणा है, तुलनात्मक रूप से संकीर्ण होती है। ये प्रत्येक देश का अपना एक विशेष संविधान होता है। औचित्य यानी लेजिटिमेसी, तो आदर्शों और औचित्य का प्रतिपादन विचारधारा के आधार पर किया जाता है। आदर्शों और औचित्य का प्रतिपादन विचारधारा के आधार पर किया जाता है। औचित्य कानून के आधार पर होता है, तो औचित्य कानून के आधार पर होता है। फिर
आधारभूत अंतर के बावजूद दोनों एक दूसरे के पूरक तथा सहायक हैं, विरोध की स्थिति नहीं है। संविधानवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है। संविधानवाद के माध्यम से ब्रिटिश अपने उदारतावाद, संसदीय लोकतंत्र, मुक्त बाजार एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के आग्रहों का तालमेल उपनिवेशवाद के फौजी, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास से करना चाहते हैं। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एडमंड बर्क का कहना था कि अगर कानूनों को देशज जनता के जीनियस, प्रकृति और मानस के मुताबिक बनाया जाए तो औपनिवेशिक शासन सर्वाधिक प्रभावशाली हो सकता है। इसी सिद्धांत को आधार में रखकर ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों में बढ़ रहे राजनीतिक असंतोष का दमन किया था। साथ ही राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत संविधान सम्मत राजनीति करते हुए जनता को स्वशासन की तरफ जाने के लिए विधायी अधिकार भी दिए थे। ठीक है ना। फिर ब्रिटिश नीति निर्माताओं का मानना था कि उपनिवेशीकरण की रफ्तार को केवल संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा संविधानवाद का सबसे सफल प्रयोग सिलोन, श्रीलंका में हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ के सामरिक महत्व को ध्यान में रखकर श्रीलंका को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया। साथ ही प्रतिरक्षा एवं विदेश मामले में सहयोग सुनिश्चित कर लिया गया। 1947 में भारत भी कुछ इसी तरह का उदाहरण था, जहाँ अंग्रेज अपने फायदे के लिए संविधानवाद को लेकर आए थे। अंग्रेजों के पश्चिमी अफ्रीकी उपनिवेश गोल्ड कोस्ट में अंग्रेजों का संविधानवाद वांछित नतीजे नहीं दे पाया। 1950 में बाना या मकरूमा की पार्टी ने नए संविधान के तहत तेजी से संवैधानिक सुधार किए। 1957 में गोल्ड कोस्ट घाना गणराज्य में बदल दिया गया। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है संविधानवाद एवं संविधान का। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और अगर आपको इसकी अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें।